नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे डिप्लोमैटिक दौरे की बात करने वाले हैं जो किसी आम ऑफिशियल विजिट जैसा बिल्कुल नहीं था। हाल ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भारत का 4 दिन का दौरा किया और सच कहूं तो ये एक जियोपॉलिटिकल टाइटरोप पर चलने जैसा था। मतलब एक ऐसी रस्सी जहां आपका एक छोटा सा कदम भी ग्लोबल रिलेशंस के नए संकेत दे सकता है। आइए इस दौरे के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस बार डिप्लोमैटिक पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। देखिए, शुरुआत में ही एक बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। एक तरफ तो हम हमेशा सुनते आते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बीच एक नेचुरल पार्टनरशिप है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत वो थोड़ी अलग थी। जब मार्को रूबियो कोलकाता और दिल्ली पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए किसी टॉप कैबिनेट मिनिस्टर या सीनियर डिप्लोमेट को नहीं भेजा गया। उन्हें रिसीव किया लोअर लेवल प्रोटोकॉल ऑफिसर्स ने, जैसे अवध सिंघल और नागराज नायडू काकनूर। इतने हाई रैंकिंग यूएस ऑफिशियल के लिए भारत का यह ठंडा स्वागत अपने आप में बिना कुछ कहे एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक मैसेज दे गया। और ये स्वागत इतना लो प्रोफाइल था कि इसकी गूंज पड़ोस में यानी पाकिस्तान में भी सुनाई दी। वहां की मीडिया में इस बात पर खूब चर्चा हुई कि भाई अगर अमेरिका का इतना बड़ा अधिकारी उनके यहां आता तो उनके टॉप जनरल्स जैसे आसिम मुनीर सब काम छोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए दौड़े चले आते। इस तुलना ने शुरुआत में ही इस चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य खड़ा कर दिया है कि आखिर भारत ने इतने बड़े दौरे को इतना लो प्रोफाइल क्यों रखा। अब यह डिप्लोमैटिक नरमी तब और गहरी हो गई जब इस यात्रा का पहला बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट सामने आया। एक प्रेस इंटरैक्शन के दौरान एक भारतीय पत्रकार ने सीधे तौर पर रूबियो से एक काफी चुपता हुआ सवाल पूछ लिया। सवाल था उस रेसिस्ट रिटोरिक यानी उन नस्लीय टिप्पणियों के बारे में जो पिछले कुछ समय से यूएस से भारत के खिलाफ आ रही हैं। खासकर उस समय का जिक्र हुआ जब अमेरिका के कुछ बड़े नेताओं ने हेल होल इंडिया जैसे शब्दों का एंडोर्समेंट किया था। इस एक सीधे सवाल ने वहां के माहौल में थोड़ी गर्मी पैदा कर दी। अब यहां मार्को रूबियो का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने काफी ब्लंट तरीके से कहा कि देखिए, दुनिया के हर देश में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। जवाब तो उन्होंने दे दिया, लेकिन यहां अनजाने में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उनका ये बयान घूम फिरकर उनके ही पॉलिटिकल एलाइज और स्पेसिफिकली उस पास्ट कमेंट की तरफ इशारा करता महसूस हुआ जिसका समर्थन पहले किया गया था। बात इतनी आगे बढ़ गई कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को इस एक्सचेंज का अपना ही ट्वीट आनन फानन में डिलीट करना पड़ गया। इन पॉलिटिकल बयानों से थोड़ा पीछे हटकर अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो इस यात्रा के ऊपर एक बहुत ही संगीन घरेलू संकट का साया भी मंडरा रहा था। 15,000, जी हां 15,000, ये उन भारतीय टेक वर्कर्स का आंकड़ा है जिन्हें हाल ही में यूएस की टॉप टेक जायंट्स जैसे गूगल, मेटा और अमेज़न ने अपनी नौकरियों से निकाल दिया है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी डिप्लोमैटिक बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ हजारों हाई स्किल्ड भारतीयों का करियर और भविष्य वहां आधार में लटका हुआ है। जरा इन प्रोफेशनल्स के दबाव को समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि अगर एक H-1B वीज़ा होल्डर की जॉब चली जाती है तो उनके पास नया स्पॉन्सर ढूंढने या वीज़ा रिन्यू कराने के लिए सिर्फ 60 दिन का एक स्ट्रिक्ट विंडो होता है। सिर्फ 60 दिन। अगर इस टिक टिक करती घड़ी के अंदर काम नहीं बना तो उन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ता है और देश छोड़कर वापस आना पड़ता है। ये सब अमेरिका के उस अमेरिका फर्स्ट पुश के तहत हो रहा है जहां डोमेस्टिक जॉब्स को प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है। इस पूरी स्थिति ने एक बहुत ही अजीब सा असमंजस और गुस्सा पैदा कर दिया है। सोचिए, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन इन H-1B वीजा होल्डर्स को देश छोड़ने को कह रही है, वहीं दूसरी तरफ काफी लोगों को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि एक टॉप यूएस ऑफिशियल उसी देश का दौरा कर रहा है जिसके नागरिकों को वो एसेंशियली बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि इलॉन मस्क जैसे कुछ बड़े टेक लीडर्स ने इस डिपोर्टेशन का विरोध किया है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को इस टैलेंट की कितनी जरूरत है। चलिए अब इस डोमेस्टिक इशू से वापस जियोपॉलिटिक्स के ग्लोबल चेसबोर्ड पर आते हैं। यहां भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक उलझन और ताकत दोनों साफ नजर आती हैं। एक तरफ अमेरिका के समर्थन वाला क्वाड अलायंस है जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है और जिसका मकसद है चाइना को काउंटर करना। पर ठीक दूसरी तरफ रशिया और चाइना के नेतृत्व वाला ब्रिक्स अलायंस भी खड़ा है जो एसेंशियली यूएस डॉलर के डोमिनेंस को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। और भारत कहां है? भारत बिल्कुल इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चल रहा है। इस दौर में एक और दिलचस्प जियोपॉलिटिकल पहलू उभरकर सामने आया। ये पता चलना कि पाकिस्तान एक्चुअली यूएस और ईरान के बीच चल रही बातचीत में एज ए मीडिएटर काम कर रहा है, अपने आप में काफी चौंकाने वाला था। इसके साथ ही यूएस की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि ईरान की नेवी और डिफेंस बेसिस के खिलाफ उनके जो भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो अब पूरे हो चुके हैं। लेकिन एक रेड लाइन क्लियर है, अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम अलाउ नहीं करेगा। ये सारे नए समीकरण दिखाते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स आजकल कितनी तेजी से शिफ्ट हो रही है। खैर, अब थोड़ा सा ध्यान दिल्ली की यूएस एम्बेसी में हुए अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न पर डालते हैं। यहाँ एक बड़ा ही यूनिक वाकया हुआ।
यूएस एम्बेसडर सर्गे गोरकोव ने इवेंट के दौरान सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कॉल लगाया। स्पीकर पर ट्रंप ने बड़े उत्साह से खुद को पीएम मोदी का बिग फैन बताया और कहा कि पीएम मोदी उन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं। एक तरह से काफी फ्लैशी डिप्लोमैटिक मोमेंट था, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह थी कि भारतीय साइड ने इस पूरे दिखावे को बहुत ही लो की रखा और इसे कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और अगर हम इस पूरे डिप्लोमैटिक एक्सचेंज के क्लाइमैक्स की बात करें तो वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान था। उन्होंने यूएस डेलीगेशन को बहुत ही सटीक और साफ शब्दों में भारत का रुख समझा दिया। उनका कहना था कि अमेरिका फर्स्ट की नीति अमेरिका के लिए समझ आती है, वो उनका हक है, लेकिन भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया फर्स्ट ही सर्वोपरि है। ये बयान साफ दर्शाता है कि भारत अब एक फर्मली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर चल रहा है। और प्रैक्टिकली इस इंडिया फर्स्ट का आखिर मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है प्रैग्मैटिज्म, यानी अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना और सस्ता तेल हासिल करना, चाहे वो तेल जहां से भी आए। ये भारत की एक बहुत ही अनोखी डिप्लोमैटिक केमिस्ट्री है। सोचिए, एक ही वक्त पर इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छी दोस्ती मेंटेन करना और साइमल्टेनियसली अमेरिका और रशिया दोनों के साथ अपने रिश्तों का संतुलन बनाए रखना। ये बैलेंसिंग एक्ट आसान नहीं है, पर भारत इसे लगातार मेंटेन कर रहा है। अब इन सभी राजनीतिक तनावों, डिफरेंसेस और टाइट रोप वॉक्स के बावजूद एक ऐसी चीज है जो लगातार बिना रुके आगे बढ़ रही है। वो है दोनों देशों का आर्थिक इंजन। बायलैटरल ट्रेड रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को $500 बिलियन, जी हां, $500 बिलियन तक ले जाने का। ये ह्यूज नंबर्स साफ दिखाते हैं कि चाहे डिप्लोमेसी में कुछ भी ऊंच नीच हो, पर व्यापार और विकास की रफ्तार अपनी जगह मजबूत है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बहुत बड़ा और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पुराने ग्लोबल अलायंसेस टूट रहे हैं और नई सरकारें बन रही हैं। ऐसे में क्या भारत की ये स्ट्रिक्टली स्वतंत्र केमिस्ट्री और मल्टी अलाइंड पॉलिसी आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ इस हाई स्टेक्स रिश्ते को किस तरफ ले जाएगी? ये सच में एक डीप जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा है जिस पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक और नए और